नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे 30 दिसंबर 2025 का जो द हिंदू का करंट अफेयर है उससे रिलेटेड। ठीक है, देखिए ये वीडियो मैं अपने स्वार्थ के लिए बनाता हूँ। मुझे अपनी लैंग्वेज थोड़ी सी बेहतर करनी है, इसलिए मैं समझते हुए चीज़ों को बनाता हूँ। तो आपसे निवेदन है कि आप अगर इसे ना देखें तो ज़्यादा बेहतर है। कहीं और बहुत अच्छे टीचर हैं, उनसे देखिए। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर फैसले पर रोक लगाई। ठीक है, अरावली पर्वतमाला क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी जीवित वलित पर्वत श्रृंखला है। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली से होकर गुजरती है। 4 राज्यों से होकर होकर गुजरती है। इसकी भूमिकाएं क्या है? थार मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकने वाली हरित दीवार है। ये एक तरीके की बाल की तरीके से काम करती है। थार मरुस्थल को अरावली जो है वो रोकती है पूर्व की ओर बढ़ने से। भूजल भरण का क्षेत्र है, एक तरीके से एनसीआर के लिए प्रदूषण का अवरोध है। ये पारिस्थितिक रूप से नाजुक और पहले से ही क्षरण के कारण खनन, शहरीकरण और औद्योगिक गतिविधियां इसके क्षरण का कारण बनी हुई हैं। 20 नवंबर का विवादित फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसमें क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सरकार के विशेषज्ञ पैनल द्वारा दी गई अरावली की परिभाषा को बरकरार रखा है। नई परिभाषा के अनुसार केवल वही पहाड़ियाँ अरावली के हिस्सा माने जाएंगी जिसकी ऊंचाई 100 मीटर के बराबर या उससे अधिक हो, और 500 मीटर के भीतर स्थित पहाड़ी समूह, ढलान या हिलॉक हो। यह समस्या क्यों बनी है? केवल राजस्थान में कुल पहाड़ियाँ इतनी हैं, सिर्फ नई परिभाषा योग्य 1000 से ज़्यादा। ठीक है, इतनी ही है। परिणाम क्या निकलेगा? लगभग 90% पहाड़ियाँ पर्यावरणीय संरक्षण से बाहर हैं। बाहर की गई जमीन खनन और निर्माण के लिए खुल सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर क्यों रोक लगाई? न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया, सुई मोटो कॉग्निसेंस लिया, क्योंकि व्यापक जन चिंता, बहुत से आंदोलन हो रहे थे। अनियंत्रित खनन की आशंका हो सकती है ना? पारिस्थितिकी अखंडता का खतरा। न्यायालय की मुख्य टिप्पणियां: अधिकांश पहाड़ियां संरक्षण खो दें तो एक महत्वपूर्ण नियामक शून्य बनता है। पर्यावरण संरक्षण केवल यांत्रिक मानदंडों पर आधारित नहीं हो सकता। पारिस्थितिकी है ना, खंडों में नहीं बल्कि सततता से काम करती है। याद रखने योग्य शब्द: रेगुलेटरी लाकुना, कानूनी संरक्षण में खालीपन। सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम निर्देश क्या है? न्यायालय ने आदेश दिया है 20 नवंबर का फैसला अस्थायी रूप से स्थगित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति के बिना कोई नया और नवीनकृत खनन पट्टा नहीं दिया जाएगा, बोल रहे हैं अभी, और अपरिवर्तनीय पारिस्थितिकी क्षति को रोका जाएगा। उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का प्रस्ताव: न्यायालय ने उच्च शक्ति पैनल बनाने का प्रस्ताव रखा है। जो पैनल क्या क्या करेगा? जांच करेगा क्या सतत नियंत्रित खनन वास्तव में संभव है। दूसरा, बाहर किए गए क्षेत्रों पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, जो हमने नई डेफिनेशन दी है उसके अलावा जो क्षेत्र है उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा खनन के बाद। दूसरा क्या करेगा? बहुकालिक आकलन, है ना, मल्टी टेम्पोरल असेसमेंट करेगा। अल्पकालिक प्रभाव दोनों, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव का आकलन करेगा। और जो ये हमारा क्या पैनल है, ये वैज्ञानिकों से परामर्श देगा, पर्यावरणविद से, स्थानीय हितधारक और सरकारों इनसे इसके बारे में बात करेंगे पैनल। उसके बाद जो निर्णय होगा वो देखा जाएगा। न्यायालय द्वारा रेखांकित प्रमुख पारिस्थितिक चिंताएं क्या हैं? जो गैर अरावली क्षेत्र उसका विस्तार होगा। संकीर्ण परिभाषा: कृत्रिम रूप से गैर संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ा सकती है। पारिस्थितिक रूप से जुड़े क्षेत्रों में खनन की अनुमति दे सकती है। संरचनात्मक विरोधाभास: 500 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित पर भूवैज्ञानिक रूप से जुड़े पहाड़, इनका खनन संरक्षित क्षेत्रों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रक्चरल पैराडॉक्स: ऐसी कानूनी परिभाषा जो संरक्षण को संकुचित कर दे और उसी पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर कर दे जिसे वह बचाने के लिए बनी है। सरकार का पक्ष है: सरकार ने कहा फैसले को लेकर भ्रम है।
ने रेखांकित किया सतत खनन के लिए प्रबंधन योजना का प्रस्ताव, जिसे तैयार करेगा इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन और जो सुप्रीम कोर्ट की स्वीकृति के अधीन होगी। अरावली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? अब प्रश्न ये उठता है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं अरावली, वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? उसका जो पर्यावरणीय महत्व है वो क्या है? तो मरुस्थलीकरण को रोकेगा वो। जो हमारा मरुस्थल है उसको वो पूर्व की ओर बढ़ने से रोकेगा। दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है वो भी उससे, अगर अरावली नहीं रहेगी तो हवाएं जो चलती हैं ना, कहीं ना कहीं धूल और जो और सारे कण हैं, पार्टिकल हैं, वो दिल्ली में ले आके छोड़ेंगे। धूल आंधियों को नियंत्रित करना, भू भूजल भंडार पुनर्भरण, और कहीं ना कहीं जो अरावली के जो फ्रंट पे जब मानसून आता है तो कुछ वर्षा हो जाती है, ठीक है, उसके बाद वो पैरेलल हो जाती है, तो इस कंडीशन को भी वो बना वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। भूजल भरण का है ना, क्षेत्रीय जलवायु संतुलन बनाए रखना। शहरी महत्व क्या है? दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण कम करना, कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। बहुत सारे पेड़ हैं वहाँ पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। तो इस तरीके से जलवायु परिवर्तन संदर्भ में अरावली का नुकसान, बढ़ी हुई संवेदनशीलता, हीट वेव। बिल्कुल अरावली अगर नहीं रहेगी तो जो पहला तो मरुस्थल का विस्तार भी होगा, और वहाँ से जो चलने वाली हवाएं होंगी, हीट वेव वगैरह, जल संकट, कई सारी चीज़ें हैं। भूमिक्षरण होगा। भूमिक्षरण का मतलब क्या है कि जो खेती योग्य भूमि है वो भी मरुस्थल में धीरे धीरे बदलती है, क्योंकि मरुस्थल क्या होता है ना, वो विस्तार लेता है। अभी क्या है कि अरावली एक अवरोधक के रूप में कार्य कर रही है, तो हवाएं जो है वो आगे बढ़ नहीं पाती, अरावली तक टकरा के रुक जाती है। संवैधानिक व कानूनी आयाम के अनुच्छेद 21, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सतत विकास सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत, न्यायपालिका की भूमिका, अंतर पीढ़ी समानता की संरक्षक, त्वरित रिवीजन पॉइंट, तथ्य क्या है? सबसे पुरानी वलित पर्वतमाला अरावली, 5 राज्यों में इसका विस्तार है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और गुजरात, 5 राज्यों में, ठीक है। नई परिभाषा इतना, ये सारी चीजें हैं। मुद्दे क्या है? पर्यावरणीय संरक्षण का क्षरण, खनन का दबाव, खंडित संरक्षण, न्यायालय का दृष्टिकोण तथा संज्ञान दिया है, खनन पर रोक लगाई है और एक विशेषज्ञ पैनल का निर्माण किया है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो समझ सकते हैं। पारिस्थितिकी अखंडता है, नियामक शून्य, संरचनात्मक विरोधाभास और सतत खनन, वैज्ञानिक सीमांकन। अरावली पर्वतमाला का संरक्षण, हाउ इज द अरावली रेंज टू बी प्रोटेक्टेड? अरावली पहाड़ियाँ क्यों महत्वपूर्ण? हमने देख ही लिया, भौगोलिक एवं दोबारा देख लेते हैं। भौगोलिक एवं पारिस्थितिक महत्व क्या है? भारत का सबसे पुरानी पर्वतमाला, लगभग 2 अरब पुरानी, दिल्ली से गुजरात तक लगभग जितने किलोमीटर तक फैली है। निम्न के बीच एक प्राकृतिक पारिस्थितिक अवरोध है, थार मरुस्थल जो पश्चिम में है, और इंडो गंगी मैदान जो गंगा का मैदान है, उसके बीच एक कहीं ना कहीं अवरोधक का कार्य है ये। मरुस्थलीकरण की रोकथाम ये करता है अरावली पर्वतमाला, थार मरुस्थल से आने वाली गर्म हवाओं को रोकता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेत और शुष्कता के पूर्व की ओर फैलाव को कम करती है। जो रेत है और जो उसका ड्राइनेस है हवाओं का, वो पूर्व की ओर नहीं आ पाता, अरावली उसको क्या करती है? बाउंड कर देती है, रोक देती है। निम्न को बनाए रखने में मदद करती है, मृदा नमी को बनाए रखती है, जो इधर है ना, वनस्पति आवरण बनाए रखती है, स्थानीय वर्षा पैटर्न को बनाए रखती है, क्योंकि जब मानसून आता है तो वो मानसून उसके पैरेलल हो जाता है, लेकिन जब गुजरात की साइड जो उसका फ्रंट है किसका? अरावली का, वहां पर जो हवाएं टकरा के वहां पे वर्षा होती है, बाकी धीरे धीरे पैरेलल हो जाती है। अरावली के बिना हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पूर्वी राजस्थान में तेज मरुस्थलीकरण हो सकता है, इधर से है ना। ये सारी चीजें हैं। जल वैज्ञानिक महत्व क्या है? भूजल पुनर्भरण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और कई नदियों का उद्गम स्रोत भी है, जैसे चंबल, साबरमती, लूनी। एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों को जल उपलब्धता कराने वाले जो जल वृत्तों को सहारा देती है ये। जैव विविधता और जलवायु विनियमन, विविध वनस्पति और जीव जंतुओं का आवास है इसमें, कार्बन सिंक के रूप में काम करते हैं, हमने देखा है। क्षेत्रीय जलवायु को संतुलित करती है, बिल्कुल करती है। आर्थिक महत्व बनाम पारिस्थितिक क्षरण, खनिज संपदा, अरावली क्षेत्र समृद्ध है।
बलुआ पत्थर, पत्थर चूना, संगमरमर, ग्रेनाइट, खनिज। कौन कौन से खनिज हैं? जस्ता, सीसा, तांबा, सोना, टंगस्टन। खनन की समस्या: ऐतिहासिक रूप से खनन विनियमित था। पिछले 4 दशकों में 40 सालों में लगभग अत्यधिक और अवैध खनन, शहरीकरण के कारण पत्थर और रेत खनन में वृद्धि हुई है। हम स्टेट है ना, रियल एस्टेट सेक्टर में इतना ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है, बहुत सी विकास परियोजनाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए कंक्रीट या जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है विनिर्माण क्षेत्र के लिए, वो सारी की सारी हम यहीं से बनाएंगे। हम पहाड़ तोड़ेंगे और फिर उसका कंक्रीट बनाएंगे, और वो उस तरीके से आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा हम पर्यावरणीय रूप से किस तरीके से पृथ्वी का हनन कर रहे हैं। शहरीकरण के कारण पत्थर और रेत खनन में वृद्धि होगी, वही चीज़ें। रीज़न क्या है शहरीकरण, और प्रभाव क्या है उसका? रीज़न शहरीकरण और प्रभाव क्या है कि अरावली पर संकट है। प्रभाव: वायु प्रदूषण, भू जल का ह्रास, वन आवरण की हानि और आवास विखंडन भी होगा। अरावली रेंज एक, यहाँ पर दो चीज़ समझिए आप, यहाँ पे कुछ चीज़ें थोड़ा सा कन्फ्यूजन ऐसे हो रहा है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और यूपी, गुजरात, ये 5 राज्य कभी कभी दिखा रहा है। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये 720 किलोमीटर अक्रॉस गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली 4 राज्य दिखा रहे हैं, या केंद्र शासित प्रदेश। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है इसमें। ये मैंने पहले पढ़ा है, रावली ग्रीन है ना, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दायित्व क्या है? सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप 2000 है ना। अरावली यूरोप की भाषा की आवश्यकता कम पड़े। ग्रीन वॉल पहल, ये वहाँ है ना, अरावली ग्रीन वॉल परियोजना की बात करते हैं अगर हम, तो जून 2025 में केंद्र सरकार द्वारा अभी शुरू हुई है। अरावली के चारों ओर 5 किलोमीटर का बफर जोन 29 जिलों को कवर करते गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। मरुस्थलीकरण, ये सारी चीज़। अब देखो, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर फैलाव को रोकती है। खनिजों से समृद्ध, अत्यधिक खनन, सुप्रीम कोर्ट 2009, हरियाणा के कुछ हिस्सों में खनन प्रतिबंध 2024-25, नए पट्टों पर रोक, CEC सिफारिशें। एक रूप परिभाषा 100 मीटर के ऊपर की पहाड़ियाँ पूर्ण प्रतिबंध। अरावली पर्वतमाला ये सबसे प्राचीन बलित पर्वतमालाओं में से एक है, जिसका निर्माण फोटो अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं। अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन बलित पर्वतमालाओं में से एक है। इसका निर्माण प्रोटोजोइक युग में हुआ था। स्थित यह लगभग 670 किलोमीटर तक दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात में फैली है। इसमें एक चीज़ याद रखिए, इसमें वो नहीं आ रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कॉन्सेप्ट नहीं है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कह देते हैं। इसमें आ नहीं रहा है फिलहाल अभी। हाईएस्ट भी गुरु शिखर है जो ऑन माउंट आबू राजस्थान में है। कई सारे फैक्टर्स हैं इसमें।
ठीक है, भौगोलिक विशेषताएं ये हमें पता ही है। दिशा, माउंट आबू राजस्थान, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। सांभ विभाजन, सांभर हिरोणी श्रेणी, सांभर क्षेत्रीय श्रेणी, भूवैज्ञानिक निर्माण, अरावली दिल्ली ओरोजेनिक बेल्ट का हिस्सा। प्रोटोजोइक युग में टेक्टोनिक प्लेटों के टक्कर से निर्माण हुआ था इसका। भारतीय शील्ड का भाग, एक स्थिर और प्राचीन भूवैज्ञानिक संरचना, प्रारंभ में ऊंची और खुरदुरी थी, लेकिन लाखों वर्षों के अपक्षय फेदरिंग से इनकी ऊंचाई कम हो गई। वर्तमान में भूकंपीय रूप से सक्रिय नहीं है। अरावली से निकलने वाली नदियां, बनास नदी है यमुना की सहायक, शाहिबी नदी है यमुना की सहायक, लूनी नदी है पश्चिम की ओर बहकर कच्छ के रण में गिरती है। महत्वपूर्ण नदियां राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में सिंचाई और कृषि को सहारा देती हैं। खनिज संपदा की बात करते हैं, तांबा, जस्ता, सीसा, संगमरमर। इससे यह क्षेत्र खनन और पत्थर उत्खनन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनता है। पारिस्थितिकी महत्व, थार मरुस्थल से मरुस्थलीकरण रोकने वाला प्राकृतिक अवधि हमने देख ही लिया है। वलित पर्वत क्या होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वलित पर्वत वे पर्वत होते हैं जो टेक्टोनिक प्लेट की टक्कर से उत्पन्न संपीड़न बलों के कारण पृथ्वी की भूप्रकृति के मुड़ने और वलित होने से बनते हैं। ये अभिसारी प्लेट सीमाओं पर बनते हैं, हिमालय जैसे है, अरावली है। ये क्वेश्चन है, ये देखिए, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो हमने क्या देखा था अभी, राजस्थान। ए। भारतीय नौसेना का हिस्सा हुआ पालपोत, INSV। यह खबर किस बारे में है? इंडियन नेवी ने INSV कौंडिन्या की पहली विदेशी समुद्री यात्रा शुरू की है। यह एक पारंपरिक सिला हुआ पालपोत है जो पोरबंदर गुजरात से ओमान तक जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है भारत का प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करना, ऐतिहासिक समुद्री व्यापार मार्गों को फिर से चिन्हित करना, भारत ओमान के सांस्कृतिक और कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करना। क्या है ये? कुछ थोड़ी प्रमुख विशेषताएं। स्वदेशी रूप से निर्मित है ये। एक पोत है, पारंपरिक सिरा हुआ जहाज निर्माण तकनीक से बनाया गया है। उपयोग करता है प्राकृतिक सामग्री, सदियों पुरानी विधियां हैं, कोई आधुनिक वेल्डिंग नहीं की गई है। लकड़ी के पटरे सिलकर जोड़े गए हैं, जैसे नारियल के रेशे, कुयर से। ऐतिहासिक प्रेरणा आधारित है प्राचीन ग्रंथों, पुरातात्विक साक्ष्यों, भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण परंपराओं पर। सिलकर जोड़े जाते हैं ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है इसमें। यह यात्रा ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है? प्राचीन समुद्री मार्गों का पुनर्वलोकन, पोरबंदर मस्कट मार्ग प्राचीन हिंद महासागर व्यापार नेटवर्क का हिस्सा था। भारत के पश्चिमी तट को जोड़ता था, ओमान, अरब, प्रायद्वीप खाड़ी क्षेत्र। भारत का समुद्री अतीत, ऐतिहासिक रूप से भारत उत्कृष्ट था जहाज निर्माण में, नौवहन में, महासागरीय व्यापार में, हिंद महासागर क्षेत्र में, सांस्कृतिक आदान प्रदान में। प्राचीन इतिहास प्लस संस्कृत प्लस भूगोल, समुद्री भारत। अभियान और रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्व, सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत महत्व। जागरूकता को पुनर्जीवित करता है भारत की समुद्री सभ्यता। समुद्री यात्रा की
परंपराएं उजागर करता है भारत ओमान के ऐतिहासिक संबंध, सदियों पुराने व्यापार व सांस्कृतिक संपर्क। कूटनीतिक महत्व की बात करें, भारत ओमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है। सॉफ्ट पावर कूटनीति को बेहतर बनाएगा, लोगों के बीच संपर्क और ऐतिहासिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा। नौ सैनिक व रणनीतिक महत्व देख सकते हैं। भारतीय नौसेना के विरासत के प्रति सम्मान नौ सैनिक कौशल को दर्शाता है, भारत की पहचान को मजबूत करता है। एक समुद्री शक्ति के रूप में भारत की दृष्टि से मेल खाता है। हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका। यात्रा को हरी झंडी किसने दिखाई? हरी झंडी दिखाई कृष्णा स्वामीनाथन, वाइट एडमिरल, वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर, कमांडिंग इन चीफ। इंपॉर्टेंट नहीं उतना। चालक दल व यात्रा विवरण, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हमें बस ये देखना था इसमें जो ये चीज़ है ना इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है। ये आप है ना, ये देख सकते हो ये क्या है, ये वर्ड आ सकता है कि स्टिप बिल्डिंग है ना, स्टिप बिल्डिंग सॉरी। तो पटरे ठोके बिल्ड नहीं बल्कि सिलकर जोड़े जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा विशेष शायद कुछ नहीं लगता है। प्रधानमंत्री का संदेश, नरेंद्र मोदी ने इस पहल की सराहना की है, इसे खाड़ी क्षेत्र से ऐतिहासिक संबंधों का पुनर्लोकन बताया, संकेत समुद्री विरासत को राष्ट्रीय स्तर को मान्यता। संक्षिप्त पॉइंट अभी इसके बारे में आप देख लीजिए। INSV कौंडिन्य, बहुत संक्षिप्त परीक्षा तैयार रिवीजन पॉइंट। खबर क्या है? पहली विदेशी समुद्री यात्रा शुरू की, मार्ग गुजरात से मस्कट ओमान। मस्कट क्या है पूछ सकता है, किससे संबंधित है, तो ये कहाँ से? ओमान से। एक तरफ वो लिस्ट दे देगा मस्कट के, दूसरी तरफ क्या दे देगा देश की, तो ये ओमान से संबंधित है। INSV कौंडिन्य क्या है? स्वदेशी रूप से निर्मित पारंपरिक सिला हुआ पोत, पाल पोत है, याद रखिएगा पाल पोत है क्या? वो सिला हुआ पाल पोत है। प्राचीन सिले हुए जहाज निर्माण तकनीकों से बनाया गया है, प्राकृतिक सामग्री का उपयोग, कोई वेल्डिंग नहीं की गई, सिला गया है, ये इंपॉर्टेंट है। हमने जितना पढ़ा उसमें ये इंपॉर्टेंट है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करता है, हिंद महासागर के ऐतिहासिक व्यापार मार्गों को पुनः चिन्हित करता है, भारत ओमान के सभ्यतागत संबंधों को उजागर करता है, रणनीतिक एवं कूटनीतिक महत्व, सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति का उदाहरण, भारत ओमान द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करता है, भारत की पहचान को समुद्री सभ्यता के रूप में सुदृढ़ करता है। डैक ने 79,000 करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी। डैक, ये डैक है क्या? डिफेंस एक्विजिशंस काउंसिल ने भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए इतने करोड़ की पूंजीगत खरीद, कैपिटल एक्विजिशन प्रस्तावों की मंजूरी दी है। आवश्यकता की स्वीकृति, अध्यक्षता राजनाथ सिंह। उद्देश्य संचालनात्मक तत्परता को मजबूत करना, स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, तीनों सेनाओं के बीच संयुक्तता, ज्वाइंटनेस में सुधार। डैक क्या है और AUN का क्या अर्थ है, हमें ये इंपॉर्टेंट समझना है। बस हमें ज़्यादा नहीं जानना, हमारे पास बहुत कुछ है, हमें डैक समझना है। डैक अगर आ जाता है पेपर में तो हम इसको कैसे, डिफेंस इक्विजिशन परिषद है ना, अधिग्रहण, रक्षा अधिग्रहण परिषद क्या है? रक्षा खरीद के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने में संस्था, ये याद रखिएगा। यह तय करती है क्या खरीदना है, क्यों खरीदना है, कैसे खरीदना है, क्या क्यों कैसे का कॉन्सेप्ट लगाना है इसमें। यह सुनिश्चित करती है कि खरीद राष्ट्रीय सुरक्षा, बजटीय प्राथमिकताओं, स्वदेशीकरण लक्ष्यों के अनुरूप हो, ये इंपॉर्टेंट है। आवश्यकता की स्वीकृति, रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला औपचारिक चरण, यह पुष्टि करता है उपकरण की रणनीतिक आवश्यकता, उसकी मात्रा और श्रेणी। इसका मतलब अंतिम खरीद या अनुबंध नहीं होता है। थल सेना से जुड़े अनुमोदन, लुइटर म्यूनिशन सिस्टम, इन्हें कौमी कादे ड्रोन भी कहा जाता है। क्षमताएं, लक्ष्य क्षेत्र के ऊपर मंडराना, सटीक हमला करना, महत्व, कम लागत, उच्च सटीकता, आधुनिक युद्ध के लिए उपयुक्त। 2 लेवल लाइट वेट रडार, पहचान करता है छोटे कम ऊंचाई वाले
मानव रहित हवाई यान ड्रोन, मजबूत करता है सामरिक रक्षा और वायु रक्षा। पिनाका लंबी दूरी के निर्देशित रॉकेट है, यह थल सेना मारक सटीकता या मेक इन इंडिया को समर्थन करता है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने पिनाका किलोमीटर की सफल परीक्षण किया है। IDDSIS MK2 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम उद्देश्य ड्रोन की पहचान, ट्रैकिंग, निष्क्रिय करना, सुरक्षा करता है, युद्ध क्षेत्र, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान, आंतरिक क्षेत्र इत्यादि। नौसेना से जुड़े अनुमोदन, बोलार्ड पुल टक्स, हाई फ्रिक्वेंसी सॉफ्ट रिफाइंडर रेडियो, हेल RPAS है ना, उच्च ऊंचाई लंबी अवधि तक उड़ने वाले दूर संचालित विमान भूमिकाएं, ये सारी चीजें हैं। वायुसेना से जुड़े अनुमोदन, भारतीय वायुसेना, इसमें क्या है, इस करोड़ की रणनीतिक महत्व इंपॉर्टेंट देखते हैं, ये है ना। रक्षा तैयारी समाधान देता है ड्रोन खतरे, वायु रक्षा की कमियां, समुद्री निगरानी आवश्यकताएं, स्वदेशीकरण, प्रोत्साहन, मेक इन इंडिया, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत, संयुक्तता, ज्वाइंटनेस, सुधार, तीनों सेनाओं के बीच तालमेल, एकीकृत संचालन क्षमता, राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से संबंध, सीमा तनाव, ड्रोन युद्ध, ये लाइट म्यून सटीक हमला, LLL पिनाका, LRG, ये सारी चीजें ये है ना। LRPAS समुद्री निगरानी, फ्लेम्स कीवर्ड्स AON हो गया, LRPAS है, PVR मिसाइल है, लाइटर म्यूशियन है, समुद्री क्षेत्र जागरूकता, मेंस के लिए तैयार, निष्कर्ष की बात करते हैं। टैग की यह मंजूरी बदलते सुरक्षा परिवेश में भारत की औद्योगिक आधारित स्वदेशी और एकीकृत रक्षा तैयारी की दिशा को दर्शाती है। DRDO ने 120 किलोमीटर मारक दूरी वाले पिनाका रॉकेट का सफल परीक्षण किया। यह खबर किस बारे में है? DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। परीक्षण स्थल इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर, ओडिशा। उसी दिन डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC ने इतने करोड़ की रक्षा खरीद को मंजूरी दी, जिसे पिनाका ये है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट। भारत का स्वदेशी मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। आर्मी द्वारा क्षेत्रीय से संतृप्ति, सटीक प्रहार, लंबी दूरी के तोप खाना सहायता। सफल उड़ान परीक्षण की प्रमुख विशेषताएं, रॉकेट का परीक्षण 120 किलोमीटर की अधिकतम दूरी के लिए किया गया। अधिकतम दूरी 120 किलोमीटर। सभी नियोजित इन फ्लाइट युद्धाभ्यास, निर्धारित लक्ष्य पर सीधा प्रहार। यह परीक्षण एक बड़ा मील का पत्थर क्यों है? स्वदेशी रॉकेट आर्टिलरी कार्यक्रम यह पुष्टि करता है कि भारत डिजाइन, विकास, परीक्षण, लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट है ना का निर्माण स्वदेश में कर सकता है। विदेशी आर्टिलरी प्रणालियों पर निर्भरता कम होती है। सशस्त्र बलों के लिए गेम चेंजर बढ़ाता है। डीप स्ट्राइक क्षमता, सटीक लक्ष्य भेदन, प्रतिरोधक स्थिति, उपयुक्त आधुनिक नेटवर्क, केंद्रित युद्ध के लिए रक्षा मंत्री गेम चेंजर। विकास में शामिल संस्थान DRGC 120 का डिजाइन निम्न द्वारा किया गया।
परिचालन लाभ एक ही लॉन्च कई वेरिएंट। डैक की मंजूरी से संबंध डैक इसकी अध्यक्षता राजनांतिक ने की। महत्वपूर्ण त्वरित वही रिवीजन पॉइंट है। क्या है ये? इतना है। असल चांदीपुर। इसमें ऐसे क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं धनुष और तीर के साथ लोगों का एक समूह एआई जनित सामग्री गलत हो सकती है। धनुष और तीर के साथ लोगों का एक समूह एआई जनित सामग्री गलत हो सकती है। भारत में अगले विकास चरण की शांत नींव। लेख का मूल विचार क्या है? बड़ी तथ्य। लेख का तर्क है कि भारत के उच्च विकास का अगला चरण सुर्खियों या एक मुश्त घोषणाओं से नहीं बल्कि शांत संचयी शासन सुधारों से संचालित है, जिन्हें रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 के तहत लगातार लागू किया गया। ये सुधार बाधाओं को हटाते हैं, पूर्वानुमेयता बढ़ाते हैं, निजी निवेश के लिए भरोसा बनाते हैं, दीर्घकालिक आर्थिक नींव को मजबूत करते हैं। केंद्रीय संदेश विकास तभी टिकाऊ बनता है जब संस्थान, कानून और प्रणालियां चुपचाप बेहतर ढंग से काम करने लगें। ये सुधार अभी क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की वर्तमान स्थिति। नाम मात्र। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का स्थान प्राप्त किया है। 18 वर्षों बाद सॉवरेन रेटिंग बढ़कर BBB यह विकास की तेजी ही नहीं टिकाऊपन को दर्शाता है। वैश्विक संदर्भ दुनिया में राजनीतिक उथल पुथल, भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऐसे माहौल में स्थिर नेतृत्व, विश्वसनीय सुधार, निजी सतर्कता को निवेश में बदलते हैं। शासन सुधार, घर्षण कम करना बहुत महत्वपूर्ण। व्यवसाय संचालन का सरलीकरण। 47,000 के अनुपालनों को हटाया गया, मुक्त किया गया। परिणाम इंस्पेक्टर राज की कमी, कारोबार करने का भय कम। डिजिटल सिंगल विंडो क्लियरेंस, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम 8.29 लाख अनुमोदन संसाधित। PM गति तक राष्ट्रीय मास्टर प्लान निजी क्षेत्र के लिए खोला गया। ये सारी चीजें कीवर्ड इसमें है। बेहतर विधायन और भरोसा, संसद की भूमिका, बदलाव, स्थानीय स्तर पर सुधार क्या क्या हो सकते हैं? श्रम सुधार, विस्तार और औपचारिकीकरण को सक्षम करना। पूंजी बाजार और वित्तीय शासन, सिक्योरिटीज मार्केट कोड बिल, प्रतिभूति कानून का आधुनिकीकरण प्रस्तुत करता है। ये सारी चीजें। व्यापार, लॉजिस्टिक और समुद्री सुधार। लॉजिस्टिक क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के व्यापार का 90% मात्रा के आधार पर 70% मूल के समुद्री मार्गों से होता है। ये सारे कानून हैं। इंडियन पोर्ट्स एक्ट 2025, मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, कैरियर्स ऑफ गुड्स बाई सी एक्ट 2025। परिणाम, लॉजिस्टिक लागत में कमी, आधुनिक विवाद निवारण, बेहतर सुरक्षा और पर्यावरण मानक, परीक्षा भाग, लॉजिस्टिक क्षमता, प्रभुर व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता, व्यापार समझौते और बेहतर क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण। प्रमुख समझौते,
भारत यूके समग्र आर्थिक एवं व्यापार समझौता। भारत ओमान समग्र आर्थिक साझेदारी। न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता। प्रभाव: व्यापक बाजार पहुंच, बढ़ावा, सेवाएं, कुशल श्रमिक, गतिशीलता, निर्यात। डिजिटल वाणिज्य और स्टार्टअप इकोसिस्टम। स्टार्टअप: 2 लाख से ज़्यादा सरकारी मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, 21 लाख नौकरियां सृजित। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। लिंक ये है। ऊर्जा सुधार, दीर्घ चक्र विकास चालक, तेल और गैस, परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा। रिफॉर्म एक्सप्रेस 2025 की रणनीतिक अर्थ, तुर्की आधारित सुधार नहीं। फोकस, कानून पुस्तकों की सफाई, पूर्वानुमेय नियम। निवेश का जोखिम कम करना, राज्य की भूमिका। उद्यमियों पर बोझ घटाना, उत्पादकता को बढ़ते देना। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। बहुत महत्वपूर्ण त्वरित रिवीजन पॉइंट। मुख्य थीम: शांत संचयी सुधार, दोहरे अंकों की वृद्धि की नींव। प्रमुख आंकड़े। प्रमुख सुधार क्षेत्र: मिंथ के लिए कीवर्ड्स, भरोसा आधारित शासन, नियामक निश्चितता, लॉजिस्टिक प्रतिस्पर्धात्मकता, दीर्घ चक्र ऊर्जा निवेश, संस्थागत सुधार। एक पंक्ति में निष्कर्ष: भारत के अगले विकास चरण की नींव नाटकीय सुधारों पर नहीं बल्कि शांत संचयी संस्थागत सुदृढ़ीकरण पर टिकी है, जो विकास को टिकाऊ, समावेशी और निवेशक अनुकूल बनाती है। भारत के अगले चरण के विकास चरण की शांत नींव वही है जो अभी हमने पढ़ा है, इसका एक विस्तार रूप में एक तरीके से कह सकते हैं। हम देखते हैं भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता। भारत और न्यूजीलैंड ने लगभग 9 महीने की बातचीत के बाद मुक्त व्यापार समझौता पर वार्ताएं पूरी कर ली हैं। इस समझौते ने 2026 में पहली छमाही के औपचारिक रूप से हस्ताक्षर होने की संभावना है। यह अभी क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय निर्यात पर अमेरिका द्वारा लगाए गए उच्च शुल्क 50% तक का दबाव। भारत निर्यात विविधीकरण कर रहा है और पारंपरिक बाजारों पर निर्भरता कम कर रहा है। ओशेनिया क्षेत्र के साथ संबंध मजबूत करना। भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया के साथ FTA कर चुका है। मुक्त व्यापार समझौता ये क्या है हम समझ चुके हैं इसमें, है ना। हमने इसको पहले पढ़ा था। सीमा शुल्क, बाजार तक पहुंच, बेहतरी, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। भारत न्यूजीलैंड FTA के प्रमुख उद्देश्य के हैं। आर्थिक लक्ष्य: 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $5 अरब करना, 15 वर्षों में $20 अरब का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश आकर्षित करना, भारतीय निर्यात को शुल्क मुक्त पहुंच देना, रोजगार और सेवाओं के व्यापार को बढ़ावा देना। भारत के लिए प्रमुख लाभ: भारतीय निर्यात को बढ़ावा, भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी, जिससे संप्रदान से जैसे परिधान, चमड़ा, वस्त्र, जूते, होम निर्माण, इससे रोजगार सृजन और मेक इंडिया को समर्थन मिलेगा। कृषि और डेयरी सुरक्षा की बात करते हैं। भारत ने राजनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को नहीं भूला है, जैसे डेयरी उत्पाद, चावल और गेहूं, चीनी, प्याज, मसाले, खाद्य तेल, रबड़, सोया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार कृषि और डेयरी किसानों की सुरक्षा को लेकर संवेदनशील रही। रोजगार और सेवाओं की आवाजाही: न्यूजीलैंड प्रदान करेगा हर साल 5,000 अस्थायी रोजगार वीजा, 3 साल तक रहने की अनुमति। शामिल पेशे: IT पेशेवर, इंजीनियर, स्वास्थ्य कर्मी, शिक्षक, निर्माण श्रमिक, आयुष विशेषज्ञ, योग प्रशिक्षक, सेव, संगीत शिक्षक। इससे सेवाओं के व्यापार को मजबूती मिलेगी, जो भारत की मुख्य ताकत है। न्यूजीलैंड के लिए लाभ: भारतीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच, न्यूजीलैंड को इन उत्पादों पर शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। भेड़ का मांस, ऊन, कोयला, ये सारी चीज़ें हैं। चुनिंदा उत्पादों पर शुल्क रियायत: कीवी फल हो गया, वाइन हो गया, समुद्री खाद्य पदार्थ, चेरी, एवोकाडो, परसिमन, मनुका शहद, मिल्क, एल्ब्यूमिन, थोक, शिशु फॉर्मूला। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने
भारत की इन बातों पर जोर दिया है: विशाल जनसंख्या, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, रोजगार और निर्यात के अवसर, बड़े अवसर। एफटीए में शामिल न किए गए उत्पाद: इस समझौते में इन उत्पादों को बाहर रखा गया है। सब्जियां, ये सारी चीजें। चीनी कृषि के तहत पशु, वनस्पति और सूक्ष्म जीव, तेल व वसा, हथियार और गोला बारूद, रत्न और आभूषण, तांबा और एल्युमिनियम उत्पाद। इन बहिष्करणों का महत्व क्यों है? ये घरेलू उत्पादों की रक्षा करते हैं और अचानक आयात बढ़ने से बचाते हैं। रणनीतिक और भू राजनीतिक महत्व: हिंद प्रशांत और ओशिनिया क्षेत्र में भारत की भूमिका मजबूत है। पश्चिमी देशों के बढ़ते संरक्षणवाद से जोखिम कम। भारत ऑस्ट्रेलिया एफटीए का पूरक है। भारत की विश्व स्तरीय व्यापार साझेदारी की छवि मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे कहा मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और साझा महत्वाकांक्षा को दर्शाने वाला एक ऐतिहासिक पड़ाव। भारत न्यूजीलैंड एफटीए। मूल बातें: शामिल देश: भारत न्यूजीलैंड समझौते का प्रकार: मुक्त व्यापार समझौता। बातचीत की अवधि लगभग 9 महीने। हस्ताक्षर की संभावना 2026 की पहली छमाही। प्रमुख आर्थिक लक्ष्य: द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य 5 वर्षों में लगभग। यह एफटीए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत के लिए लाभ भी हमने देख ही लिया है, और न्यूजीलैंड के लिए लाभ क्या क्या हो सकता है। औद्योगिक, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आया है आज, ठीक है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिकवर्स टू 4 month हाई ऑफ 3.5 ऑन बोर्ड बेस्ड ग्रोथ। फिलहाल ये इकोनॉमिक सर्वे वगैरह में लास्ट में जो चीज़ें आएंगी वो बेहतर मानी जाती हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र के प्रदर्शन को मापने वाला प्रमुख संकेतक है। यह समय के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन में होने वाले बदलावों को दर्शाता है। आईपीपी का उद्देश्य: आर्थिक संकेतक। आईपीपी औद्योगिक उत्पादन में बदलावों को ट्रैक करता है और आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक है। अल्पकालिक मापन: आईआईपी एक शॉर्ट टर्म इंडिकेटर है जो औद्योगिक वृद्धि का त्वरित आकलन करता है जब तक कि विस्तृत औद्योगिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उपलब्ध न हो। सापेक्ष उत्पादन परिवर्तन: आईआईपी उत्पादन में बदलाव को एक संदर्भ आधार वर्ष की तुलना करके मापता है। यह बताता है कि किसी उद्योग में एक वर्ष से दूसरे वर्ष तक वास्तविक उत्पादन में कितना बदलाव आया है। प्राधिकरण और प्रकाशन: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत CSOIIP की गणना और मासिक प्रकाशन करता है। इसमें ये मासिक है, वैसे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें तो आवृत्ति मासिक अपडेट से नीति निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों और व्यवसायों को औद्योगिक वृद्धि की नियमित जानकारी मिलती है। आईपीपी की गणना: क्वांटम इंडेक्स आईपीपी का क्वांटम सूचकांक है। यानी उत्पादन को भौतिक रूप में मापा जाता है, न कि मौद्रिक में। उत्पादन संबंधी गणना: आईपीपी की गणना लास्ट-पेयर सूत्र फॉर्मूला से की जाती है। आ सकता है क्वेश्चन, आईआईपी की गणना कैसे की जा सकती है, तो ये क्या है, लास्ट-पेयर सूत्र से की जाती है। आधार वर्ष 11-12 माना जाता है। वर्तमान आधार वर्ष: भारत में आईआईपी का आधार वर्ष 2011-12 है। डेटा की व्याख्या: यदि आईआईपी 116 तो इसका मतलब है कि उत्पादन में 2011-12 के मुकाबले 16% की वृद्धि हुई है। 100 से ऊपर वृद्धि और 100 से नीचे गिरावट। आईआईपी के घटक: खनन, विनिर्माण, विद्युत। 3 मुख्य प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के उत्पादन मापता है: कोयला, खनिज आदि का है ना, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रिसिटी। इनके उपसमूह है: उपभोक्ता वस्तुएं, पूंजीगत वस्तुएं, मध्यवर्ती वस्तुएं। नित्य निर्माण और अर्थव्यवस्था में आईआईपी का महत्व। सीमाएं क्या है? आईआईपी का महत्व देखते हैं। आईआईपी
औद्योगिक वृद्धि का विश्वसनीय संकेतक है, इसलिए सरकार इससे आर्थिक नीतियां बनाती है। आर्थिक स्वास्थ्य आईआईपी बताता है कि उद्योग फैल रहे हैं या सिकुड़ रहे हैं। निवेश, उत्पादन और निर्यात निर्यात निर्णयों में सहायक, मुद्रास्फीति नियंत्रक। आईआईपी आईआईपी की निगरानी से सरकार मुद्रास्फीति के शुरुआती संकेत पकड़ सकती है। आईआईपी की सीमाएं, सेवा क्षेत्र का अभाव। आईआईपी केवल औद्योगिक उत्पादन, खनन, विनिर्माण, बिजली को कवर करता है, सेवा क्षेत्र शामिल नहीं। पूर्ण आर्थिक तस्वीर नहीं, यह केवल चुनिंदा औद्योगिक क्षेत्रों पर केंद्रित है, पूरी अर्थव्यवस्था को नहीं दर्शाता है। आईआईपी और आर्थिक वृद्धि। आईआईपी जीडीपी वृद्धि दर निर्धारण में अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि औद्योगिक उत्पादन आर्थिक विस्तार का प्रमुख चालक है। जीडीपी का संबंध सकारात्मक। नई जीडीपी आईआईपी और सीपीआई सीरीज और सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये चीज़ें 2026 में आएंगी, उसमें तो हम देख ही लेंगे एक तरीके से, कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, डाटा है पूरा, ये क्या ही क्या है।